नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और उसका लेक्चर नंबर है 15, लेक्चर नंबर 15। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग मांग के जो निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मांग के निर्धारक तत्व, ओके, कि मांग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं या जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, वैसे तो अपन लोग लास्ट 2 लेक्चरों से डिस्कस करते हुए ही आ रहे हैं कि वे मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, परंतु आज इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो संबंधित वस्तुओं की कीमत होती है वो प्रभावित करती है, पर संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कौन कौन सी वस्तु आती हैं, जैसे स्थापन वस्तुएं या जो पूरक वस्तुएं होती है वो कौन सी होती है, सामान्य वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कौन सी होती है, गिफिन गुड्स जिन्हें कहा जाता है, गिफिन वस्तुएं वो कौन सी होती है। आज हम थोड़ा सा विस्तार में इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है निर्धारक तत्वों के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रकार से एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन डिटेल में करेंगे। अब मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले तो वही जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है वस्तु की स्वयं की कीमत। तो सबसे पहले अगर मांग को निर्धारित करती है कि मांग कितनी करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, कितनी करनी है, तो जिस वस्तु की हम लोग मांग कर रहे हैं, जिस वस्तु की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है। क्योंकि अगर उसकी कीमत ज्यादा होगी, अगर उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड जो है, मांग बढ़ जाएगी। दूसरा फिर हम लोग देखते हैं उपभोक्ता की आय, ठीक है, कि जो कंज्यूमर ऑफ द इनकम है वो ज्यादा हो गया, कैसे होगा। तो अगर इनकम ज्यादा होगी, जिसको हम वाई से दिखाते हैं, तो हम डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम उसकी डिमांड भी कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं की कीमत। तो ये एक बड़ा टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं उपभोक्ता की पसंद और रुचि, ठीक है। अगर किसी वस्तु में उपभोक्ता का पसंद है, मतलब उपभोक्ता को टेस्ट है, उसने प्रेफरेंस कर रखी है, तो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा, और अगर उसको उसमें टेस्ट नहीं है तो उसकी डिमांड कम कर देगा। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है, ठीक है, और भविष्य को लेकर के उपभोक्ता ने कीमत को लेकर के क्या आशा लगा रखी है, क्या प्रत्याशा लगा रखी है, वो देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य में किसी वस्तु की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी, तो आज हम लोग उसका क्या कर देंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। और फ्यूचर में ये उम्मीद करी जा रही है प्राइस गिर जाएगी, तो हम उसकी आज डिमांड भी गिरा देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि भविष्य में जब प्राइस कम होगी तब हम उसको खरीद लेंगे। तो ये 5 ऐसे तत्व हैं, 5 ऐसे फैक्टर्स हैं बच्चों, जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, हमारी डिमांड को तय करते हैं कि हमारी डिमांड मांग है वो ज्यादा होगी या कम होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वस्तु की स्वयं की कीमत है। तो जब से अपना मांग का टॉपिक चला है, डिमांड का टॉपिक चला है, तो वस्तु की स्वयं की कीमत को तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि हमने जब मांग पढ़ा तब आपको ये मैंने समझाया। उसके बाद मांग का नियम पढ़ाया, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, तो उसमें भी ये हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद लास्ट में जब हमने मांग वक्र पढ़ा है तब भी अपन ने इसको जाना है। तो ये वस्तु की जो कीमत है, जिस वस्तु को हम खरीदना चाहते हैं, उस वस्तु की जो स्वयं की कीमत है वो तो हमारे बिल्कुल क्लियर है। आज हम उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु, स्थानापन्न या इनको प्रतिस्थापन वस्तु भी कहा जाता है, या पूरक वस्तुएं, इनकी कीमतों की चर्चा करेंगे। उपभोक्ता की पसंद और रुचि की बात करेंगे, और भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा क्या है वो जानेंगे। पर बस एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, मांग के नियम की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। परंतु अब भी हम यहां पर मांग के नियम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्या परिवर्तन आएगा, संबंधित वस्तुओं में चेंजेस आते हैं तो क्या परिवर्तन आएगा, ये सब कुछ एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं उपभोक्ता की आय की, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। देखिए
कोई भी उपभोक्ता जिस भी वस्तु का उपभोग करता है उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम कोई भी वस्तु उपभोग कर रहे हैं तो उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो आय, एक तो इनकम, और दूसरी बात क्या है, उस वस्तु की कीमतें। अगर उस वस्तु की कीमतें बढ़ रही है, घट रही है, तो उसकी मांग में प्रभाव होगा। और दूसरा, अगर हमारी इनकम में बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, अगर हमारी इनकम कम हो रही है, तो उससे भी क्या होगा, प्रभाव होगा। तो उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जेम किनीज ने कहा था y = C+S या I। ये y क्या है, आय को दर्शाता है, इनकम को दर्शाता है, C किसको दर्शाता है, उपभोग को, कंजम्पशन को दर्शाता है, प्लस एस किसको दर्शा रहा है, बचत को दर्शा रहा है, और आई इन्वेस्टमेंट या निवेश को दर्शाता है। आय = उपभोग प्लस बचत या निवेश। देखो, अब जो हमारी इनकम होती है उसमें से या तो हम उपभोग कर लेते हैं, मतलब हमारे खाने पीने रहने जहां पे भी पैसा खर्चा करना होता है वो खर्चा कर देते हैं, और जितना पैसा खर्चा कर लिया उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, बचत कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, 20,000 रुपए उसकी महीने की सैलरी है और उसने 15,000 का उपभोग कर लिया, तो बचे कितने, बोले 5,000, तो 5,000 उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। और अगर उसको वो 5,000 रुपए ऐसी जगह लगाता है जिससे उसको कुछ रिटर्न मिले, कुछ एक्स्ट्रा उसको मिलता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, निवेश कह देते हैं। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मुझे उस पर ब्याज मिलेगा, वो मेरे लिए एक प्रकार से निवेश है। मेरे 5-5 हजार रुपए जोड़ जोड़ करके एक जमीन खरीद ली, मुझे पता है कि जमीन मुझे भविष्य में कमा करके देगी, इसके एक्स्ट्रा दाम होंगे, वो मेरा निवेश है। मैंने सोना खरीद लिया, वो मेरा निवेश है। मैंने कोई 5,000 से छोटा मोटा बिजनेस धंधा शुरू कर लिया, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। पर निवेश आप कब कर सकते हो, जब आपके पास पैसे बचे हुए होंगे, बचत होगी तभी आप क्या कर पाओगे, निवेश कर पाओगे। इसलिए बचत और निवेश को एक साथ लिख दिया जाता है। तो जेम किनीज ये कहता है कि भैया अगर आय जो है उपभोग प्लस बचत के बराबर होगी। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमारी आय ज्यादा होती है तभी तो आप बचत कर पाते हो ना, तभी तो बचत कर पाते हो ना। आज मान लीजिए आपको मम्मी ने 100 रुपए दिए, अब 100 रुपए में आपने सब कुछ खरीद करके लिया है, अब आप कुछ भी नहीं बचा पा रहे हो, 1 रुपया भी नहीं बचा पा रहे हो। जब मम्मी ने 1,000 रुपए दिए तो मान लो आपने 300 रुपए तो खर्च कर दिए, पर 700 रुपए बचा लिए। तो जब हमारी आय, हमारी इनकम ज्यादा होती है तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे। और ये इनकम ही हमारे डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम किसी चीज का कितना उपभोग करेंगे और कितना उपभोग नहीं करेंगे। अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम हो सकता है कि उपभोग पर ज्यादा पैसा खर्चा कर दे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आज एक गरीब व्यक्ति है, वो महीने के 4-5 हजार रुपए कमाता है, तो जो बहुत सस्ता वाला गेहूं आता है, बहुत सस्ती वाली चीज आती है, वो व्यक्ति वो खाता है। मान लीजिए फिर 2-3 महीने बाद उसकी सैलरी 20,000 हो गई, तो थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड सुधारेगा और अच्छा गेहूं, अच्छे जो चीज होती है वो लेकर के आएगा। मान लीजिए उसकी सैलरी 40-50 हो गई तो और सुधार करेगा। मतलब जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जा रही है वो उपभोग करने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें सुधार करता जाएगा, अच्छी वस्तुएं खरीदता जाएगा। तो हमारा अगर देखें तो हमारे आय में, उपभोक्ता की आय में और वस्तु की मांग में कैसा संबंध है कि जब इनकम बढ़ रही है तो उस वस्तु की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि इनकम बढ़ी, पैसा ज्यादा आ गया तो मैं ज्यादा खरीदने को तैयार हूं क्योंकि पैसा अपने पास। और जब मेरी इनकम कम हो रही है तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो भी कम हो रही है, क्योंकि पैसा नहीं है तो जितना खरीद रहे थे अब उससे भी कम खरीदेंगे। तो ये कैसा संबंध है बच्चों, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये ऊपर तो वो भी ऊपर, ये नीचे तो ये भी नीचे। और ऐसे संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक संबंध कहा जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है। जैसे ये दोनों फेस है तो ये दोनों एक साथ है, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है। और प्रतिलोम, इनवर्स या नेगेटिव क्या होता है, जब इसका फेस इधर है और इसका फेस इधर है, वो यूं जा रहा है तो ये यूं जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ओके, तो आय और मांग के बीच में कैसा संबंध होगा, धनात्मक संबंध होगा। आइए, मांग फलन। मांग फलन हमने डिमांड फंक्शन पढ़ लिया था। डिमांड फंक्शन, उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा इसकी कीमत के बीच का संबंध जब अन्य वस्तुएं दी हुई हो। तो देखिए, उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग, तो जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उसके लिए उसकी मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच का संबंध क्या कहलाता है, मांग फलन कहलाता है। मैंने आपको मांग फलन लिखाया था dx, मतलब एक वस्तु की डिमांड f
पी एक्स, पी आर, वाई, टी और एफ ये लिखवाया था, ठीक है। और फिर अगर अपन एक एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो अपना डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी एक्स हो जाएगा, और एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी, ठीक है ना, जो आपको बोर्ड पे भी मैंने दिखाया था। अब इसमें क्या है कि भैया यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन है वो किस किस का संबंध दिखा रही है कि वस्तु की मांग का और वस्तु की कीमत का, इन दोनों के बीच का संबंध दिखा रही है। और इनका संबंध कैसा है, प्रतिलोम में। अगर वस्तु की मांग बढ़ रही है तो कीमतें घटेगी, और कीमतें बढ़ रही है तो वस्तु की मांग घट जाएगी। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये कैसी बच्चों, ये सारी की सारी स्थिर है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है बेटा, ये स्थिर है, ये स्थिर है। और सिर्फ जो भी परिवर्तन होगा वो इनमें होगा, इसमें हो रहा है, इसमें परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए क्या कहा गया है कि वस्तु के लिए मांग और उसकी कीमत के बीच का संबंध मांग फलन कहलाता है। और अन्य वस्तु दी हुई हो, मतलब स्थिर दी हुई हो, आप यहां पे स्थिर भी लगा लीजिएगा बीच में, बाकी जो वस्तु है वो बिल्कुल स्थिर है, कांस्टेंट है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी वस्तु की मांग तथा इसकी कीमत के बीच संबंध के अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो, एक अध्ययन तो हमने क्या करा है, एक अध्ययन तो हमने वस्तु की मांग, ठीक है, उस वस्तु की डिमांड जो है वो, और उस वस्तु की जो कीमत है उसके बीच का अध्ययन कर लिया, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के तहत करा था, डिमांड फंक्शन के तहत करा है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो डिमांड गिर जाएगी, और एक की वस्तु की कीमत गिर रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये पढ़ लिया। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच का संबंध पढ़ा है। अब हमें पढ़ना क्या है, वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय का संबंध पढ़ना है। मतलब अभी तक अगर आप लोग पढ़ रहे थे तो अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, x इज इक्वल टू एफ पी पढ़ रहे हैं। जो वस्तु है उसकी डिमांड कितनी है और उसकी जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो वस्तु है उसकी मांग में आय की तुलना में क्या परिवर्तन आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। हम इनकम के साथ भी अब संबंध का अध्ययन करेंगे कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को कभी कभार ऐसा थोड़ा बहुत मैथ्स की फील आती है, क्योंकि ये 11th-12th में जो मैथ्स होती है ना, उसमें ऐसा एफ वाई फंक्शन ऐसा लगता है क्या, कभी जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। 10th तक कुछ ऐसा पढ़ा हो आपने या नहीं पढ़ा हो। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की को मांग बढ़ या घट सकती है, और यह वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, ठीक है, तो मांग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसा क्यों? जब उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी हो रही है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो ऐसा क्यों? बढ़नी चाहिए ना। जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं उस पर ज्यादा पैसा खर्च करूंगा, मेरे पास पैसा है तो मैं ज्यादा खरीद लूंगा ना, तो फिर ये घट कैसे सकती है? ये डिपेंड करता है बेटा वस्तु के स्वरूप पर, ये डिपेंड करता है वस्तु के स्वरूप पर। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आज मैं हूं, मेरी इनकम महीने की 5,000 रुपए, मेरी इनकम महीने की 5,000 रुपए, और मैं जो 5 रुपए किलो के सबसे बेकार जो गेहूं आते हैं, वीट आते हैं, मैं वो खरीदता हूं, ठीक है। मेरी आज 5,000 रुपए इनकम है और जो सबसे बेकार प्रकार के गेहूं आते हैं, वीट आते हैं, वो मैं खरीदता हूं जो 5 रुपए किलो आते हैं। अब मान लीजिए मेरी इनकम 20,000 हो गई, ठीक है, मेरी इनकम जो है वो 20,000 हो गई। अब 20,000 जब मेरी इनकम हो गई तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये 5 रुपए किलो वाले वीट, जो खराब लेवल के वीट है, खराब लेवल के गेहूं है, क्या उनका बढ़ोतरी करूंगा या कम करूंगा? आप बताइए। अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो क्या मैं ये वाले जो खराब तरीके के गेहूं ले रहा था वो ज्यादा खरीदूंगा या कम खरीदूंगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल ही बंद कर दोगे, क्योंकि आज 20,000 है तो अब आप अच्छी क्वालिटी वाले, हो सकता है 25 रुपए किलो वाले जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के वीट है वो खरीद लो। बिल्कुल सही बात। तो ये हमारा डिपेंड वस्तु पर डिपेंड करता है, वस्तु का स्वरूप कैसा उस पर डिपेंड करता है। खराब क्वालिटी का है वो तो मैं इसलिए खरीद रहा था क्योंकि मेरी उस समय इनकम कम थी, पर आज इनकम बढ़ गई है तो मैं उस खराब क्वालिटी वाले पे क्यों पैसा खर्चा करूंगा, अच्छी चीज में खरीदूंगा। तो यही बात कही कि जब भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, तो जो वस्तु की मांग है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और यह डिपेंड करता है वस्तु के स्वरूप पर। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है। तो देखो,
अधिकतर वस्तुएं। ज्यादातर तो क्या होता है, ज्यादातर में तो ये होगा कि अगर इनकम बढ़ी है तो वस्तु की डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर इनकम गिरी है तो वस्तु की डिमांड भी गिरेगी। नॉर्मल सा तो जो फंडा कहता है वो यही कहता है, ठीक है, सीधा सा जो फंडा है वो तो यही कहता है कि अधिकतर वस्तु मतलब ज्यादातर वस्तु में क्या होता है, जिनका उपभोक्ता चयन करता है, मतलब जिन वस्तुओं को उपभोक्ता चयन करता है, अगर उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तभी उन वस्तुओं की मात्रा क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। मतलब इनकम बढ़ी तो डिमांड भी उसने बढ़ा दी, और मात्रा में कमी करेगा जब आय में कमी आ जाएगी, तो जैसे ही आय कम हुई तो डिमांड भी कम होगी। ये क्या है, ये एक नॉर्मल है बेटा, मतलब जनरली जो होता है वो ऐसा ही होता है। पर कभी कभार क्या है, हमें वस्तुओं का प्रकार देखना पड़ता है। कभी कभार जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वस्तुओं का प्रकार देखना पड़ता है, और वस्तुओं के प्रकार के हिसाब से फिर हम लोगों को बताना पड़ता है कि उसमें मांग बढ़ेगी या घटेगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपन कहते हैं एक डॉक्टर बैठा हुआ है, और अभी जैसे मान लीजिए एक मौसम चल रहा है, सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम हो रहे हैं। कोई आया, डॉक्टर साहब मुझे जुकाम हो रहा है, अच्छा ठीक है, ये लो वायरल चल रहा है, ये लो वायरल चल रहा है। अब मान लीजिए कि 100 में से 90 लोग ऐसे आए कि हाँ जिनके वायरल था, तो अधिकतर लोग तो ऐसा है कि जो भी अभी बीमार हो रहा है वो वायरल चल रहा है, हाँ अभी मौसम ही ऐसा है बेटा, चिंता मत करो, मस्त होगी, 3 दिन दवाई लो, मस्त हो। पर मान लीजिए 10 लोग ऐसे आ गए, अब जिनके देखने पर करो, अच्छा आप जो बीमार हो ना बेटा, आपके क्या है कि अंदर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, उसके कारण आप बीमार हो रहे हो, दिखाओ साइनस हो रहा है इसलिए आपके जुकाम बार बार होता है। अब 10 लोग क्या हुए, उस वायरल से अलग निकल गए। तो यहां पर भी नॉर्मल तो फिनोमिना ये कहता है, तो जैसे डॉक्टर ने पेशेंट को देख करके पता लगाया कि आपको वायरल है या नहीं है, पर जनरली तो क्या था, वायरल वाले ही आ रहे थे उस समय, पर 10 लोग ऐसे निकल गए जो वायरल के नहीं थे, उनको भी जुकाम ही था, पर जुकाम और किसी कारण से था, साइनस के कारण हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस के कारण हो सकता है, और कोई कारण डॉक्टर को जो लगता है उसके कारण हो सकता है। तो उसी प्रकार से अधिकतर वस्तुओं में तो ये वाला फॉर्मूला लागू करता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम गिरेगी तो डिमांड भी गिरेगी। पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जहां पर थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। ये जो होती है इनको क्या कहा जाता है, सामान्य वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। तो अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सामान्य वस्तुओं में आय का और उपभोक्ता की वस्तु की मांग का संबंध कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, कि दोनों में से कोई सा ही नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप देखिए ये सामान्य वस्तु है, नॉर्मल गुड है, यहां पर जो संबंध है वो कैसा है, धनात्मक है, दोनों का पॉजिटिव, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ठीक है। सामान्य वस्तुएं क्या होती है वो पूछ ले, तो सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उन वस्तुओं की मात्रा में भी वृद्धि होती है, और जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो मात्रा में भी कमी आ जाती है। मतलब इनकम बढ़ती तो डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम गिरती है तो डिमांड भी गिरती है। ऐसी वस्तुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं। अतः एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तुओं के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय। तो एक उपभोक्ता की जो मांग है सामान्य वस्तु के लिए, जो नॉर्मल गुड है उसके लिए क्या होगा, उसी दिशा में गति करेगी जिस दिशा में उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती जा रही है तो डिमांड भी बढ़ती जाएगी। दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, ये ऊपर जा रहा है तो डिमांड भी ऊपर जाएगी, ये नीचे आया तो डिमांड भी नीचे आ जाएगी। यही बात कह रहा है। ये किसमें होगा, सामान्य जो वस्तु है, जो नॉर्मल गुड्स है उनमें होगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिफिन गुड्स, बहुत सारे गुड्स पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल गुड्स को क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु। इंफीरियर जो गुड्स है, ठीक है, जो निम्न स्तरीय वस्तु रहे, जो बहुत लो क्वालिटी की है, उनसे भी लो क्वालिटी की आती है, गिफिन गुड्स आती है। और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ेंगे, मतलब प्रतिस्थापन या स्थापन जो वस्तु हैं वो। फिर कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तु पढ़ेंगे। तो आज वस्तुओं के बारे में हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है, और उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। मतलब वाई इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिर जाएगी, और जब इनकम गिरेगी तो डिमांड उनकी बढ़ जाएगी। जब इनकम गिरेगी तो डिमांड उनकी बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे
जो कपड़े होते हैं, ठीक है, कपड़े भैया काफ़ी बार देखते हैं कि काफ़ी लोग है ना 100 रुपये में शर्ट, टी शर्ट, 50 रुपये में शर्ट, टी शर्ट ऐसे दे जाते हैं। पर मान लीजिए अगर मेरी आज इनकम बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी इनकम है, तो मैं वहाँ से कपड़े लेना खरीदना पसंद नहीं करूँगा। मैं किसी अच्छे से बड़े से जो दुकान उसमें जाऊँगा और उसको 500, 700, 1000 तक की शर्ट दिखाने के लिए बोलूँगा। तो जब मेरी इनकम अच्छी थी तो वो जो निम्न स्तरीय है, जो लो क्वालिटी के 50 रुपये की, 100 रुपये की टी शर्ट है, शर्ट है, ऐसी शर्ट्स की जो लो क्वालिटी की थी, मैंने उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं अच्छा खरीद सकता हूँ। भाई मैं निम्न स्तरीय क्यों खरीदूँ? मेरे पास जब पैसा है तो मैं अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदूंगा, पर जब पैसा नहीं है तब वो चीजें खरीदनी पड़ती, तो इसलिए उनकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। और जब उपभोक्ता की आय बढ़े और मांग गिरे, और उपभोक्ता की आय गिरे और मांग बढ़े, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है, या इंग्लिश में इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। मतलब जो निम्न स्तर के हों, जो बहुत ही लो लेवल के हों, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाएगा। यहां पर उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जो काम है वो चल रहा है, निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, इंफीरियर गुड्स हैं। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है। तो यही बात बोली है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग गिरती जाएगी, डिमांड गिरती जाएगी, और आय जैसे जैसे घटती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। तो वाय जैसे जैसे गिरता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान आपको हो रहा है ना कि भाई जो लो क्वालिटी का सामान है, जब आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है तो आप लो क्वालिटी का सामान थोड़ी खरीदोगे यार, बिल्कुल ही नहीं खरीदोगे ना, आप तो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदोगे। और जब आपके पास पैसा नहीं है तब आप क्या करोगे, लो क्वालिटी का भी खरीद लोगे, बेटा कि अभी पैसा नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं, जब जिस दिन पैसा आएगा उस दिन हम अच्छा खरीद लेंगे। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं में कैसा संबंध होगा? अब सवाल ये बन सकता है, क्या बन सकता है बच्चों, कि निम्न स्तरीय जो वस्तुएं हैं उनमें उपभोक्ता की आय और निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में कैसा संबंध होता है? तो कैसा होता है बच्चों, ये कौन सा संबंध है? ये प्रतिलोम संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा संबंध है बच्चों? ये ऋणात्मक संबंध है, ऋणात्मक, या इसको कहा जाता है नेगेटिव जो रिलेशन है, ये वो वाला है। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण जैसे निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ हो गए, मोटे अनाज हो गए, तो खाने पीने का जो सामान होता है वो हो गए, मोटे अनाज हो गए, जो कि कभी कभार लो क्वालिटी के होते हैं। ऐसे कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती है तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। देखो अब ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सामान्य वस्तु कौन सी और निम्न स्तरीय वस्तु कौन सी, ये भी जो डिपेंड करता है ना बेटा, ये किस पर डिपेंड करता है, इनकम पर डिपेंड करता है। ये भी किस पर डिपेंड करता है, आय पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आज जैसे मान लीजिए आपकी आय जो है और उस आय के अंदर जो 500 रुपए का जूता है वो आपके लिए सामान्य वस्तु है, वो आपके लिए सामान्य वस्तु है, मतलब कि हाँ यार ठीक है, बहुत अच्छा 500 रुपए का तो ठीक मिल रहा है, अच्छा जूता है, ले लेना चाहिए। पर जब आपकी इनकम बढ़ गई और अब आज आपके लिए 1000 रुपए से तो नीचे के जूते सारे के सारे लो क्वालिटी वाले बेकार जूते हैं, 1000 से नीचे के जूते पहनूंगा मैं, दिमाग खराब है, हाई क्वालिटी। तो ये भी जो डिपेंड करता है, हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। और बहुत सी बार तो बच्चों हम लोग क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर किसी चीज की प्राइस कम है तो हम ये मान लेते हैं कि वो वस्तु भी क्या होगी, खराब होगी। अभी अपन गिफ्ट गुड्स पढ़ेंगे, तो अगर प्राइस कम है तो अपन मान लेते हैं कि भाई वो वस्तु भी क्या है, खराब है। तो हम सब कुछ जो तय कर रहे हैं वो इनकम के आधार पर, आय के आधार पर तय कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर मेरी आय इतनी है उसमें मैं ये सामान खरीद पा रहा हूं तो आज मेरे लिए वो सामान्य वस्तु है। परंतु जब मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई तो वो सामान्य वस्तु ही मुझे क्या लगने लग जाती है, निम्न स्तरीय वस्तु, लो क्वालिटी वस्तु लगने लग जाती है। एक जैसे उदाहरण देता हूं आपको, दो दोस्त हैं। अब आज दो दोस्त में से एक दोस्त बहुत अमीर बन गया, जब तक वो अमीर नहीं बना था तब तक दोस्त अरे जिगरी हैं अपन तो यार, भाई भाई ऐसा, ठीक है। अब आज जब वो दोस्त, अब जब तक वो नॉर्मल थे, ठीक है, हाँ अरे भाई दोनों भाई भाई हैं, जिगरी हैं, पर जैसे ही एक दोस्त के पास पैसा बढ़ा, वो दूसरे दोस्त को क्या, अरे काहे का दोस्त, क्या क्या वैल्यू क्या है तेरी भाई जिंदगी में, मेरा दोस्त बनने की बराबरी करेगा, भगे से, तुम मेरे बराबर का नहीं, लो क्वालिटी का व्यक्ति तू, है ना। तो जैसे ही पैसा बढ़ा, दोस्त भी क्या हो गया, लो क्वालिटी का हो गया। उसी प्रकार से सामान भी क्या होता है, जब तक जो सामान हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद जैसे हमारा इनकम बढ़ जाएगा, ये सामान खरीदूंगा मैं, ये तो लो क्वालिटी का सामान है, इतने दिन तो खरीद लिया जो खरीद लिया, पर अब तो ये वाला अपन खरीदेंगे, ठीक है ना। तो ये भी डिपेंड जो कर रहा है हमारा आय पर ही डिपेंड करता है।
उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खदानों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो देखिए उपभोक्ता की आय अत्यंत नीचे है, मतलब जो उपभोक्ता की इनकम है वो बहुत ज्यादा नीचे के स्तर पर है और उसकी आय बढ़ने पर, ठीक है, और जब उसकी थोड़ी बहुत आय बढ़ेगी तो निम्न कोटि के जो खादान है उनके लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। देखो क्या बोला इसने कि इनकम बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे। अब थोड़ी सी जब इसकी इनकम बढ़ी तो जो लो क्वालिटी का भी सामान है ना उसकी वो डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि उसके लिए अभी वो लो क्वालिटी वाला ही बहुत अच्छा सामान है। सब कुछ जो डिपेंड करता है ना बेटा वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो हालातों पर डिपेंड करता है। आज जैसे मैं फॉर एग्जांपल उदाहरण दूं, एक व्यक्ति है वो मांग मांग करके लोगों से गुजारा कर रहा है, तो उसके लिए जो मांगे हुए में किसी ने एक फटा हुआ चद्दर भी डाल दिया ना, चद्दर भी उसके लिए वाह वाह कितना अच्छा चद्दर है, कितनी सर्दी को कंट्रोल कर रहा है, कितना अच्छा चद्दर है। थोड़ा बहुत उसने कमाया, थोड़ा बहुत उसका पैसा आया, ठीक है, फिर बाहर जैसे कोई फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं उनसे चद्दर खरीद लिया, अरे यार ये चद्दर कितना अच्छा है। फिर थोड़ा और पैसा कमाया तो उसने कोई बढ़िया सी दुकान पर चद्दर, अरे यार ये कितना है। तो देखो समय के साथ है, जब वो मांग रहा था उसको वो जो यूं फेंक करके दिया हुआ चद्दर था वो अच्छा लगा, फिर वो उसको थोड़ा बहुत पैसा है तो वो लगा रहा है ये चद्दर बेकार है, ये देखो फुटपाथ पे बैठे लोग कितना अच्छा बेच रही है, और पैसा बढ़ा तो वो आगे की दुकानों की तरफ चला गया। तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी ना तो कुछ थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की वस्तु की तरफ जाना शुरू करेगा, यही बात कही है। अब उसकी थोड़ी इनकम के बहुत नीचे था, वो बहुत बुरी इनकम उसकी थी, तो जैसे उसकी थोड़ी सी इनकम में बढ़ोतरी हुई तो जो निम्न कोटि के लो क्वालिटी के भी खाद्यान्न के सामान थे वो भी अब उसकी मांग बढ़ा देगा। लेकिन एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ऐसे खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है, जैसे ही वह बेहतर गुणवत्ता खाद्य पदार्थों को खरीदना प्रारंभ कर देगा। परंतु जैसे जैसे उसकी और उपभोक्ता की आय बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इस निम्न कोटि के प्रकार की जो मांग है वो घटा देगा। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, एक तो भीख में मांगा हुआ चद्दर है, ठीक है, एक आप कह सकते हो कि जो लो क्वालिटी का चद्दर है। देखो वैसे ऐसा मैं ये कहता नहीं हूं कि कोई ये व्यक्ति बेचता है तो लो क्वालिटी का है या दुकान में मिलेगा तो ही अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए। और फिर कोई शॉप से बड़े से उससे खरीदा होगा एक हाई क्वालिटी का है। अब ये तो कब खरीद रहा है जब उसकी इनकम बहुत ही अत्यंत नीचे है, थोड़ी सी इनकम बढ़ी तो वो इधर बढ़ा और फिर थोड़ी सी और इनकम बढ़ जाएगी तो इसको भी छोड़ करके यहां आ जाएगा, हाई क्वालिटी वाले पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी के जो पदार्थ होंगे उनकी तरफ उपभोक्ता मूव करना शुरू कर देगा, उपभोक्ता की आय जो है उसको मूव करना शुरू करेगा। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ऐसे खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है, जैसे ही वह बेहतर गुणवत्ता खाद्य पदार्थों को खरीदना प्रारंभ कर देता है। तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ेगी आप अच्छी ही चीज की तरफ जाओगे। मैंने पहले भी कहा है और बार बार एक ही बात कहता हूं, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा है ना इधर उधर मत घूमो, ये खुद पर एनालिसिस करके देखो कि अगर आज में 100 रुपए है तो मैं सामान खरीद रही हूँ और 1000 होंगे तो मैं कौन सा खरीदूंगी या खरीदूंगा। तो हमारी जैसे इनकम ज्यादा होगी तो हम कुछ अच्छे वस्तुओं की तरफ ही मूव करेंगे, वही बात यहां पर कही गई है। वस्तु की मांग व उपभोक्ता की आय के बीच में धनात्मक संबंध होता है। तो जो वस्तु की मांग है और उपभोक्ता की आय है उसमें कैसा संबंध होगा, धनात्मक संबंध होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो ये इधर उपभोक्ता की आय दिखाई गई है, ये वस्तु की मांग दिखाई गई है और ये आपको दिखाया गया है उसका वक्र। देखो वैसे जनरली ये वाले जो वक्र हैं ये वाले नहीं आते हैं, बस इसमें तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, निम्न स्तरीय जो वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं, जो गिफिन वस्तुएं जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो क्या होती हैं, ठीक है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मांग पर, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निम्न स्तरीय जो वस्तु है उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ आता है। इनके वक्र जनरली नहीं आते हैं, ओके। अब अपन लोग पढ़ेंगे गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं। गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं, अब ये कौन सी वस्तु है, देखिए एक व्यक्ति है रॉबर्ट गिफिन, उन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था, इसलिए इन वस्तुओं को रॉबर्ट गिफिन का नाम दे दिया गया। अब सबसे पहले तो समझो कि गिफिन वस्तुएं है क्या। गिफिन वस्तुएं जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें सबसे लोएस्ट क्वालिटी की वस्तु है ठीक है ना, मतलब जो कहते हैं ना रद्दड़ से भी रद्दड़ होती है, खराब से भी खराब जो वस्तु होती है ना उसको वस्तु कहा गया, गिफिन वस्तु कहा गया। एक है सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं में क्या बताया मैंने कि जब जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और इनकम घटेगी तो डिमांड गिरेगी, सामान्य वस्तुएं।
फिर दूसरा बताया निम्न स्तरीय वस्तु है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी और इनकम गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये बीच की सी वस्तु है, निम्न स्तरीय वस्तु है। और गिफन वस्तु है तो भैया निम्न स्तरीय से भी सबसे जो लोवेस्ट क्वालिटी की होती है ऐसी वस्तुएं हैं, और ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, गिफन वस्तुएं कहा जाता है। अब इसको क्या होगा इसका संबंध ऐसा है कि जब यहां पर प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और प्राइस गिरेगी जब इसकी डिमांड भी गिर जाएगी। अब ऐसा क्यों सर, इसकी प्राइस बढ़ने पर हम इसकी डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चों देखो, हमारे दिमाग में ना किसी भी वस्तु की जो हम क्वालिटी मेजर करते हैं ना, वो उसकी प्राइस से करते हैं, आज मान लीजिए कि अगर ये पेन है, ये पेन कोई मुझे है ना 2 रुपए में देगा ना, तो मैं सोचूंगा अरे यार धोखा तो नहीं आ सकता भाई, धोखा तो नहीं आ सकता, फिर बेकार ही होगा, पेन भी ऐसा ही होगा, 2 रुपए वाला सही होगा। और कोई यही पेन मुझे सच में इसकी कीमत 2 ही हो, और कोई व्यक्ति यही मुझे ला करके बोले भैया ये पेन 20 का, मैंने हाँ यार 20 वाला दम तो लग रहा है पेन में भैया, बात है 20 वाले की। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन किसी भी वस्तु को उसकी क्वालिटी जो मेजर करते हैं कैसे, प्राइस से मेजर करते हैं, कीमत से मेजर करते हैं। अगर आज जूते सेम टू सेम शूज जो है आपको एक फुटपाथ पे बेचने वाले भैया दिखाएंगे और बोलेंगे भैया ये जूता 300 रुपए का है, अरे 300 का तो यार फिर 300 जैसा ही वाला सामान होगा, खराब सा होगा, टूट जाएगा 1-2 महीने में। वो बोलता है अरे नहीं भैया ऐसा नहीं, जूता बहुत अच्छा है और सही रेट ले रहे हैं, ठीक है ना, 300 का ही आता है, हम 300 में ही दे रहे हैं, आप ले लो, बहुत अच्छा चलेगा, आप कहीं चिंता मत करो। नहीं यार 300 वाला तो फिर 300 जैसा ही होगा। अब वैसा का वैसा ही हम कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं बड़ी दुकान पे जाते हैं, वो हमें शूज दिखाता है भैया कितने का, 1500 का, और भैया यार यही तो पीस में चाहता था, और सेम टू सेम दिखा रहा है, परंतु हमने क्या उसकी प्राइस करा 1500 का है तो चीज होगी 1500 वाली। तो क्या कभी कभार जो लोएस्ट क्वालिटी की चीजें होती हैं जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं हाँ यार ठीक होगा यार, अच्छा होगा, तो थोड़ी सी उसकी मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे उसकी प्राइस बढ़ी उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और जैसे उसकी प्राइस गिरेगी उसकी डिमांड भी गिर जाती है। तो अब आपको यहां पे याद कैसे रखना है गिफिन वस्तुओं को, देखो पी फॉर प्राइस, प्राइस इफेक्ट कैसा होगा, प्राइस का प्रभाव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। प्राइस का प्रभाव कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, मतलब प्राइस का प्रभाव धनात्मक होगा। अगर प्राइस बढ़ रही तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस गिर रही तो डिमांड भी गिर रही है। अब आ जाओ इनकम की तरफ। इनकम में उल्टा है, जब इनकम बढ़ेगी तो ऐसे वस्तुओं की डिमांड गिर जाएगी, और जब इनकम गिरेगी तो ऐसे वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। या अपन ऐसे याद रख सकते हैं आई फॉर इनकम और आई फॉर इनवर्स। तो इनकम इफेक्ट कैसा है, इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है, ठीक है। अगर गिफिन वस्तु की बात करूं प्राइस के हिसाब से देखूं तो प्राइस में कैसा संबंध है, धनात्मक है, और इनकम के हिसाब से देखूं तो प्रतिलोम है। अब देखो, अब जो गिफिन गुड्स है वो कैसे हैं, लो क्वालिटी के। अब यहां पे प्राइस को भूल जाओ आप, जब किसी एक फैक्टर की बात करो तो एक पर फोकस करा करो, यहां पे प्राइस की बात करो तो भूल जाओ इनकम बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है, स्थिर है, वो स्थिर है। और जब यहां पे बात करो तो प्राइस वाइस सब उतनी है, कल भी वो चीज 5 में मिल रही थी, आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी। पर जैसे जब मेरी इनकम बढ़ी तो बताओ मैं लो क्वालिटी का सामान थोड़ी खरीदूंगा, अच्छी क्वालिटी का खरीदूंगा, मैं अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदने चला जाऊं, इसलिए उसकी डिमांड गिर जाती है। पर जैसे मेरी इनकम कम हुई तो मैं ऐसी वस्तु की डिमांड बढ़ा देता हूं। और इसका सीधा सा आसान और याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। हमने उपभोक्ता की आय में और मांग के संबंध में 2 वस्तुएं पढ़ी है, सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं, ठीक है। तो अगर जब प्राइस की बात करते हैं इस गिफिन गुड्स में तो ये सामान्य वस्तुओं वाला है। सामान्य वस्तुओं का भी संबंध ऐसा ही था या नहीं था, प्राइस बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है। और ये वाला कैसा है, निम्न स्तरीय वस्तुओं जैसा। अब आपसे कोई पूछ ले गिफिन गुड्स क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति पूछ ले तो कैसे बताओगे, गिफिन गुड्स जो सबसे लो क्वालिटी के वस्तु होती है, सबसे निम्न स्तरीय वस्तु होती है, उनको गिफिन गुड्स कहा जाता है। गिफिन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि रॉबर्ट गिफिन का दिया हुआ सिद्धांत है। और उसको समझाओगे, डिटेल में समझाओगे तो उसको बोलोगे कि भैया गिफिन गुड्स को लेकर करके जो प्राइस इफेक्ट होता है, मतलब जो मूल्य का प्रभाव है, मूल्य का प्रभाव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम मूल्य के हिसाब से देख रहे हैं, प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो धनात्मक होगा, प्राइस बढ़ेगी तो ऐसे वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ेगी।
और जब हम इनकम के हिसाब से देखते हैं तो इनके बीच में प्रतिलोम संबंध होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी और इनकम गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो हमारा आय के साथ मांग का संबंध हुआ करता था ये अपन ने पूरा कर लिया। अब आगे आ जाओ, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम उपभोक्ता द्वारा चुने जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबद्ध वस्तु की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने दो अध्ययन कर लिए। पहला अध्ययन किसका करा, वस्तु का, जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत का, वस्तु की कीमत का और वस्तु की मांग का, ये वाला अध्ययन हमने करा। इसमें हमने क्या देखा, प्रतिलोम संबंध है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी मांग गिर जाएगी और वस्तु की कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरा अध्ययन हमने किस चीज का करा कि वस्तु जो हम खरीद रहे हैं वो और उपभोक्ता की आय के बीच में, ठीक है, जिसमें हमने 3 प्रकार के गुड्स पढ़ लिए हैं। अब हम जो तीसरा अध्ययन करेंगे वो क्या करेंगे कि वस्तु जो हम खरीद रहे हैं उसकी मात्रा में, जो संबंध वस्तु है उसके आसपास की जो वस्तु है उसकी कीमत में, और संबंध वस्तु में 2 वस्तुएं स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं हैं। समझते हुए चलिएगा, किसी मांग को जो प्रभावित कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहा है, स्वयं वस्तु की कीमत कर रही है, उसके साथ मांग का हमने जो संबंध है वो पढ़ लिया, उपभोक्ता की आय कर रही है उसके साथ पढ़ लिया। अब जो संबंधित वस्तु की कीमत है उसके साथ मांग का संबंध पढ़ लेते हैं। एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है किसी संबंध वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। तो जिस भी वस्तु की मात्रा का उपभोक्ता चयन करता है तो संबंधित वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी या कमी आने के कारण वो बढ़ या घट सकती है। ओके, ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तु स्थानापन्न है अथवा एक दूसरे के पूरक है। पर ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वस्तु स्थानापन्न है या पूरक है। तो आइए जानते हैं। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले भाई पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग करा जाता है ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल। पेट्रोल, गाड़ी नहीं होगी तो पेट्रोल का क्या काम, और गाड़ी आ गई पेट्रोल नहीं है तो फिर गाड़ी का क्या काम। तो दोनों एक साथ चलेगी। पेन और पेन में इंक, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ये दोनों का होना जरूरी है। अपन ये भी कह सकते हैं पेन और कॉपी, ठीक है, कॉपी हो और पेन हो तभी अपना काम चल सकता है, पेपर चल सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो पूरक वस्तु ऐसी वस्तु है जो दोनों एक साथ साथ होगी। बैट और बल्ला, बैट होगा तो बॉल भी होनी चाहिए, ठीक है, बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में वो जो चिड़िया आती है जिससे खेला जाता है वो वाली भी होनी चाहिए। ये सब पूरक वस्तु है जिनका इस्तेमाल क्या होगा, एक साथ होगा। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण चाय और चीनी, जूते और जुराब। वैसे तो पर आज की जनरेशन तो क्या है, काफी लोग तो जुराब नहीं पहनते, डायरेक्ट जूते भी पहन लेते हैं, और कुछ तो जुराब ऐसे पहनते हैं कि उनका पहनने का मतलब ही नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे से पहनते हैं। कलम और शाही, मतलब पेन और इंक, क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं। संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि शुगर है, चाय जो है उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी प्राइस बढ़ गई। अब जब चाय की प्राइस बढ़ गई तो लोग सोचेंगे यार जो टी है ना उसको डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब इस वस्तु की प्राइस बढ़ने से दूसरी चीज की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। मैं ऐसे ही लिखूं कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से लोग जो कार है उसकी डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा यार पेट्रोल अभी तो बहुत महंगा हो रहा है, कार तो चलो सस्ती है, एक बार खरीद करके ले आएंगे, पर रोज पेट्रोल डलाने के तो पैसे लगेंगे, इसलिए मत खरीदो, अभी खरीदना ही नहीं है। गिरावट संबंध चाय की मांग में बढ़ाएंगी। और अगर यहां पर उल्टा होता है, शुगर की जो प्राइस है वो गिर जाती है तो टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी बच्चों। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग के लिए गति उसके पूरक वस्तु की कीमत की विपरीत दिशा में होती है। मतलब जैसे यहां पर सीधा सा कहा गया, जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, पेन और इंक, ये वाला अपन ने उदाहरण ले लिया कि पेन और इंक। अब जैसे मान लो पेन है, पेन की प्राइस बढ़ जाती है, इसकी अगर प्राइस बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड लोग क्या कर देंगे, गिरा देंगे। इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड गिरती जाएगी। क्यों गिरती जाएगी, क्योंकि भाई इसकी प्राइस बढ़ रही है तो वो हम खरीद करके फिर क्या करेंगे, चाहे वो सस्ती हो, फिर वो चाहे सस्ती ही हो वो हम क्यों खरीदेंगे, हमें नहीं खरीदनी, हम नहीं खरीदेंगे। और इसकी प्राइस में अगर कमी आ जाएगी तो हो सकता है कि इसकी डिमांड में बढ़ोतरी हो जाए। इसकी इंक की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, वो उतनी की उतनी है। ये 10 रुपए में कल थी, 10 रुपए में आज है, पर ये क्या था, पहले 10 में बिकती थी, अब मान लीजिए 20 में बिक रही है।
और ये 5 की हो गई। तो ये क्या है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो यहां पे प्रतिलोम संबंध आ जाते हैं। ये बच्चों पूरक वस्तुओं का वक्र बनता है, ये वक्र आ सकता है। चाय की मांग और शक्कर की कीमत, ठीक है, शक्कर की कीमत इधर आ गई, चाय की मांग इधर आ गई। तो अब देखो, अगर एक नॉर्मल कंडीशन अपन लोग देखते हैं, नॉर्मल कंडीशन आप देखिएगा, ये आपको दर्शाया गया प्राइस और ये P1 मतलब बढ़ी हुई प्राइसेस हैं, और ये जो क्वांटिटी है चाय की मांग है, पहले OQ थी अब OQ1 हो जाएगी। जैसे ही जब मैं प्राइस OP थी, मतलब यहां तक मेरी प्राइस थी, OP तक मेरी प्राइस थी, तो मैं जो डिमांड कर रहा था वो कितनी कर रहा था, इतनी कर रहा था। जब मेरी प्राइस इतनी थी तो मैं डिमांड इतनी सारी कर रहा था, पर जैसे ही मेरी प्राइस बढ़ी, चाय की कीमत बढ़ी, सॉरी शक्कर की कीमतें बढ़ जाती है, तो मैंने चाय की मांग को यहां पर कर दिया है। मतलब इसकी कीमत बढ़ने से इसकी मांग पर प्रभाव आता है, दोनों एक साथ है, मतलब जुड़वा की तरह मान लीजिए, थप्पड़ इसके मारा, दर्द इसके, अरे जोर से लगी रे, जोर से लगी, ऐसा वाला, ठीक है ना। तो ये पूरक वस्तुएं वही हैं कि एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की वैल्यू गिर जाती है, दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। पूरकों के विपरीत चाय व कॉफी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता। अब देखिए यहां पर पूरक वस्तु तो एक साथ उपभोग होता था, पर कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका एक साथ उपभोग नहीं होता, ठीक है, एक साथ जो कंजप्शन है वो एक साथ कंजप्शन नहीं होता। वास्तव में वे एक दूसरे के लिए स्थानापन्न होती है। स्थानापन्न का मतलब क्या होता है कि उसका स्थान लेने वाली होती है, एक ही चलेंगी। जैसे कहा जाता है ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक तलवार डालने के लिए पहली वाले को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एक तलवार को डालने के लिए पहले वाले को निकालना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, ये दोनों अपोजिट है। पूरक वस्तुओं में बिल्कुल ऐसा बहुत बढ़िया वाली दोस्ती है, भाई मेरी जीत तेरी हार मेरी हार है, ठीक है ना। देख ले भाई, अगर मेरी जैसे ही प्राइस बढ़ जाए ना तो तू तेरी डिमांड कम करवा दी, अपने नहीं, और तेरी प्राइस बढ़ गई तो अपन अपनी डिमांड कम करवा लेंगे, अपन रहेंगे साथ साथ। दोनों का ऐसा जो रिलेशनशिप है ना वो बना रहना चाहिए। और ये क्या है, स्थानापन्न वस्तु है, ये बिल्कुल कट्टर दुश्मनी में है। अच्छा, दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा चलता है, खतरनाक वाली दुश्मनी है। जैसे कि चाय और कॉफी का स्थानापन्न, यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार चाय का उपभोग स्वतः अधिक हो सकता है, दूसरी ओर यदि कॉफी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग नीचे जा सकता है। तो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे टी और कॉफी, तो हम मान लेते हैं कि कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है। देखो सबसे पहले तो एक उदाहरण लो, सबसे पहले तो एक उदाहरण अपन लेते हैं कि भैया इसकी भी कीमत 10 रुपए है और इसकी भी कीमत 10 रुपए, एक बार पर मान करके चल रहे हैं। जो लोग चाय पी रहे थे वो चाय पी रहे हैं, जो लोग कॉफी पी रहे हैं वो कॉफी पी रहे हैं, सीधी सी बात है। और देखो चाय पियो कॉफी पियो, दोनों में स्वाद एक जैसा आता है, दोनों जो नुकसान पहुंचाती है वो भी एक जैसा ही पहुंचाती है। पर वैसे ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है कि कॉफी का 1 कप चाय के 4 कप के बराबर नुकसान पहुंचाता है, मतलब कॉफी ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो इसलिए चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। वैसे मैं पीता हूं चाय बहुत ज्यादा, वो अलग बात है, मैं भी कम करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास जारी है। पर अगर आप लोग पीते हैं तो थोड़ा सा अभी से कम कर लीजिए, ज्यादा अच्छी बात रहेगी। देखिए अब मान लेते हैं चाय और कॉफी दोनों 10-10 रुपए, चाय पियो तो भी वही स्वाद, वही दूध सा, वही सब कुछ सा, बस यहाँ पे पत्ती की जगह वहां पे जो है कॉफी है वो डल जाती है। अब सडनली मैंने मान लिया कि जो कॉफी की प्राइस है वो बढ़ गई और कॉफी की प्राइस मान लो 20 रुपए हो गई, पर चाय की प्राइस में अभी कोई परिवर्तन नहीं है। चाय की जो प्राइस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैं डेली कॉफी का शौकीन था, कॉफी पीता था, पर जैसे पता चला यार दिन की 2 कॉफी पीते थे, 2 कॉफी का मतलब 20 रुपए होते थे, 20 का मतलब 600 रुपए होते थे। अब डबल हो गई है कॉफी की कीमत, मतलब 1200 रुपए होंगे, 600 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अरे छोड़ कॉफी को, छोड़, अपन तो चाय पी लेंगे रे भाई, स्वाद तो एक जैसा ही है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ गई। और जैसे उल्टा भी कर लो, कल को कॉफी 5 रुपए की हो जाए, ये 10 की थी और अभी भी 10 की है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी। अब कॉफी चाय वाला सोचेगा कि भैया दिन की 4 चाय पीते थे, 40 रुपए, मतलब महीने के 1200 रुपए हुआ करते थे, है ना। और अब कॉफी मिल रही है 5 रुपए में, मतलब 600 रुपए में अपन पी जाएंगे, तो भैया 600 रुपए बचेंगे, चल रहे कॉफी पियेंगे, ठीक है ना। तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या है कि आप इस चीज को देखिएगा, इन दोनों के बीच में जो संबंध है ना, एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग के साथ जो संबंध है वो कैसा है बच्चों, धनात्मक संबंध है।
एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है और एक वस्तु की कीमत गिरने पर दूसरी वस्तु की मांग गिर जाती है। साधारणतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। ओके, ये इसका चार्ट, ये कॉफी की कीमत है, कॉफी की कीमतें बढ़ती जा रही है और चाय की मांग भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप पहले देखिए, पहले जब कॉफी की कीमत ओपी थी तो मैं ओक्यू चाय ले रहा था, ठीक है, पर जैसे इसकी कीमत इतनी हुई तो अपन ने क्या कर दिया, जो चाय है, चाय की जो डिमांड है वो बढ़ा दी। ओके, पहले यहां से यहां तक चाय पी रहा था, अब मैं यहां से यहां तक चाय पी रहा हूं, ठीक है, और उसकी कॉफी की कम कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस प्रकार से ये वक्र बनता है। स्थानापन्न पूरक वस्तुएं, इनमें अगर आ जाता है कि पूरक वस्तुएं क्या होती है समझाइए, उनके बीच में संबंध क्या है वो समझाइए, तो आपको पूरक वस्तुएं क्या होती है वो बताना है, एक उदाहरण के साथ समझाना और जो वक्र दिखाया था वो वक्र बनाना है। पूछ लेता है स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, तो स्थानापन्न वस्तुएं बताना है, उदाहरण देना है, ठीक है। ये जिसमें आपको लिख करके बताता हूँ ना कि प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, ये पी डी इनका यूज करना आप लोग, और ऐसा वक्र बना करके आना है, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जहां जहां वक्र बने हुए हैं वहां वहां वक्र बनाने हैं, मतलब बनाने हैं, ठीक है, चाहे क्वेश्चन का नंबर मत देखना, बस बनाना है मतलब बनाना है। चलो, अब हम लोगों ने वस्तु की स्वयं के कीमत के साथ मांग का संबंध पढ़ लिया, उपभोक्ता की आय के साथ मांग का संबंध पढ़ लिया, हमने संबंधित वस्तुओं की कीमतों के साथ मांग का संबंध पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं मांग के लिए उपभोक्ता की पसंद से संबंध, ठीक है, कि उसकी रुचि किस में है। ओके, वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर भी निर्भर करती है कि वो किस चीज में उसका इंटरेस्ट है और किस में नहीं है। यह नए आविष्कार, विज्ञापनों आदि से प्रभावित होती है। उस स्थिति में किसी वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की पसंद का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, कोई नए आविष्कार हो जाएगा, कोई नया विज्ञापन है, तो उस पर क्या होगा, वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएगा और उन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं जो है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होती है तो उस वस्तु की वर्तमान मांग बढ़ा देगा। अब जैसे लगा कि किसी वस्तु के स्टॉक की कमी होगी, उसको लग रहा है कि भविष्य में जो ये चीज है ना कम हो जाएगी। कम हो जाने का मतलब क्या है, सप्लाई तो हो जाएगी कम और डिमांड तो जितनी है वो रहेगी, मतलब डिमांड हो जाएगी ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में जाकर के इस वस्तु की प्राइस बढ़ने वाली है, भविष्य में इसकी कीमतें बढ़ जाएगी, इसलिए आज ही खरीद लो। तो जब लगेगा कि भविष्य में इस चीज की कीमतें बढ़ने वाली तो आप आज ही खरीद लोगे। जैसे मान लो आज अगर अभी तक तो जैसे लर्निंग से आर्ट्स में कोई कोर्स नहीं है और आपको पता चला यार 2 महीने बाद आर्ट्स का जो कोर्स है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 2000 का कोर्स 4000 का हो जाएगा, तो भाई आज ही खरीद लो ना। क्यों हम 2000 एक्स्ट्रा लगाने के इंतजार में करें। और आपको लगे नहीं साहब ये वाला जब ऑफर आएगा तो कम होगी तब खरीदेंगे। पर देखो, पढ़ाई के मामले में से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जब भी पता चले तब खरीद लेनी चाहिए। इसके विपरीत भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है तो उपभोक्ता उसका वर्तमान उपभोग घटा देगा। और उसको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में उसकी प्राइस गिरेगी उस वस्तु की, ठीक है, अब उसको लग रहा है कि हाँ भविष्य में कम होगी, तो अब भी नहीं खरीदेगा। अब भी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और वो ये सोचेगा कि भविष्य में ही खरीदेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मांग के निर्धारक तत्व आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं बच्चों मैंने। और अब इसके बाद मांग वक्रों में शिफ्ट देखेंगे कि किधर वो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड किधर शिफ्ट होते हैं, वो अपन लोग जानेंगे। और आज के लेक्चर में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लर्निंग आर्ट्स टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।